हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक फिल्म 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज है, जिसका ये हमारा डे 12 है, अर्थात ये हमारा एनवायरनमेंट का अंतिम पार्ट है। और आज हम इस पार्ट को कवर करने के बाद हमारी एनवायरनमेंट यूपीएससी प्रीलिम के हिसाब से ट्रेडिशनल पार्ट को कवर कर लेगी। इसके बाद जो भी आपको पढ़ना पड़ेगा वो करंट में पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, मतलब एक ही बात है। हॉट स्पॉट क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, जीन पूल सेंटर, एनटीसीए, भारत में जो जैव विविधता है उससे संबंधित क्या कानून है, वर्ल्ड लेवल पे क्या कानून है, और कुछ राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व। ठीक है, उम्मीद है इसके बाद आपको ये टॉपिक पूरी तरह कवर हो जाएगा और हमारी एनवायरनमेंट की सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज का डे 12 है। ऑलरेडी हमने डे 11 तक के इम्पोर्टेंट आर्टिकल या कहें इम्पोर्टेंट घटनाओं को कवर कर लिया था। तो आज हम अपने इस आर्टिकल में डे 11 की घटनाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। इससे पहले हम आपको ये कवर कराएं, दो बातें और आपको बताते हैं, वो ये कि अब आपको केवल और केवल इन्हीं इन्वायरमेंट की जो भी आपने पीडीएफ बनाई हैं, जो अपने नोट्स बनाए हैं, उनको बार बार आप रिवाइज करिए। बार बार वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत है। ठीक है, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे चीज़ें उतनी बार याद आएंगी। जो कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आए या जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, तो केवल उसी का पर्टिकुलर वीडियो निकालें और उसी केवल पर्टिकुलर आप टॉपिक को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। हमने आपकी सुविधा के लिए इसलिए हर एक वीडियो पे पूरा का पूरा लिस्ट मेंशन कर देते हैं कि आपको ये टॉपिक अगर यहाँ से पढ़ना है तो ये केवल उसी वीडियो को ऑन करें। ठीक है, जो भी बच्चे इससे पहले की पीडीएफ अगर नहीं कवर किए, इससे वीडियो नहीं पता है, तो वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल पे नीचे दिए गए लिंक से जुड़ें और हमसे पर्सनली लिंक मांग लें। हम आपको 12 के 12 वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा देंगे और साथ ही इन 12 की 12 पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। और इसके बाद जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इस टॉपिक को लेकर, ये जो टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये मान कर चलना इस टॉपिक में 90% जो टॉपिक होता है वो हम आपको करंट में पढ़ा ही देते हैं। ठीक है, और ये करंट के अपडेट टॉपिक होते हैं। जैसे नेशनल पार्क कौन कौन से चर्चा में, सभी आपको नहीं याद रखना है, जो करंट में चर्चा में होते हैं वो। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। ठीक है, वर्ल्ड में जो जैव विविधता से संबंधित कानून हैं, ऑलरेडी मैंने आपको सीबीडी को कई बार पढ़ाया है, कार्टेजना नगोया करंट में भी पढ़ाया, बट यहाँ पे भी पढ़ा देंगे। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन को भी पढ़ाया है, हॉट स्पॉट को भी पढ़ाया है। लेकिन यहाँ इसलिए हम पढ़ा रहे ताकि जो बच्चा केवल अभी ट्रेडिशनल पढ़ रहा है तो ट्रेडिशनल यहाँ से पढ़ ले और करंट में फिर थोड़ा सा और कवर कर ले और चीज़ें उसकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिरकार नेशनल पार्क क्या होता है या राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नेशनल पार्क को लेकर, वो यही क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल पार्क का गठन किस एक्ट के तहत होता है। क्या इसे 1986 के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गठित किया जाता है। यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप बता देना नहीं साहब गलत आप बोल रहे हो, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित किया जाता है। और एक बात और बता दें, आगे जितने भी आप देखेंगे, चाहे वन्यजीव अभ्यारण्य हो, ठीक है, चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, इन सब का गठन भी 1972 के एक्ट के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, तो आगे देखिए ध्यान से, किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्यों को देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है, केंद्र के पास, तो बिल्कुल भी नहीं, राज्यों के पास है। किस अधिनियम के अंतर्गत, 1972 के अंतर्गत। जैव विविधता क्या होती है ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दो बातों को आपको याद रखना है कि एक तो राष्ट्रीय उद्यान को 1972 के तहत गठित किया जाता है और दूसरा स्टेट के पास इसकी पावर होती है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क जब किसी को घोषित कर दिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका आप शिकार नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आप पर दंड
या आप पर कोई दंडिक कार्यवाही हो जाएगी और आपको जेल जाना पड़ सकता है। ठीक है। वन्य जीवों के अलावा अन्य जीवों के चारण पर प्रतिबंध होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आप अपनी भैंस लेके चले जाओ कि सर भैंस भी तो मेरी एक तरीके का जंतु है, मेरी भैंस भी तो एक तरीके का जीव है, सर मेरी भैंस भी तो एक तरीके का जंगली प्राणी है, इसको चर लेने दो, क्या हो जाएगा आपका। तो ये नहीं अलाउ है। ठीक है। केवल नेशनल पार्क की बाउंड्री के अंदर रहने वाले जितने जानवर हैं वो ही केवल वहाँ पे घास जो भी चीज़ें हैं उसको चराई में यूज कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो ऐसे तो हर आदमी चला जाए नेशनल पार्क में कि चलो चलो खोलो खोलो भैंस आ रही है हमारी, और एक साथ झुंड बना के वहाँ पे रहे। ठीक है। फिर बात आती है वन्य जीव अभ्यारण्य की। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसका भी गठन किससे किया जाता है, 1972 के एक्ट के तहत। ठीक है। इसमें क्या खास बात है, यदि राज्य किसी विशेष क्षेत्र को जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने, अर्थात वहाँ पर पर्याप्त जैविकी, भू आकृति, जीव विज्ञान, वनस्पतियाँ आदि की बहुलता हो, तो उस क्षेत्र को हम वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको बस इससे ज़्यादा यहाँ पे भी नहीं याद रखना, मतलब स्टेट के पास इसमें भी पावर है। ठीक है। वन्य भूमि को राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करने से पहले वन्य जीव बोर्ड की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि क्षेत्र में कहीं जलीय पारितंत्र है तो उसके लिए भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि क्या वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए जो भी राष्ट्रीय उद्यान है उस भूमि को अगर हम घोषित करते हैं तो क्या वन्य जीव बोर्ड की अनुमति लेना आवश्यक है, तो हाँ। क्या अगर कोई जलीय पारितंत्र है, कोई जल का क्षेत्र है, कोई दलदली क्षेत्र है, तो क्या इसके लिए जल बोर्ड की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल साहब जो जलीय जीव संरक्षण बोर्ड है उसकी अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है। इतनी बातें समझ गए। अब बात है कि राष्ट्रीय पार्क और जो अभ्यारण्य है उनकी सीमाओं का निर्धारण कौन करता है, क्या राज्य करता है, बिल्कुल भी नहीं। इसका निर्धारण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड करता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड करता है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हेड कौन होते हैं। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है अभ्यारण्य में जो प्रवेश होता है वो राष्ट्रीय उद्यान के अपेक्षा आसान होता है। मतलब क्या है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव जोन होता है, वहाँ पे इतनी जल्दी या इतनी आसानी से प्रवेश नहीं हो पाता। जैसे सपोज करो कि आपसे अगर मैं ये कहूँ कि क्या आप यूपीएससी बिल्डिंग में प्रवेश कर सकते हैं, तो इतनी आसानी से नहीं कर सकते। हाँ, यूपीएससी के एग्ज़ाम सेंटर में आसानी से जा सकते हैं। ठीक है। तो वही बात है कि जो अभ्यारण्य है वहाँ पे आप आसानी से जा सकते हो और जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे इतनी आसानी से नहीं जा सकते हो। सपोज करो आपके यहाँ सारे रिलेटिव्स जितने भी आते होंगे तो सभी रिश्तेदारों को आप अपना रूम पर्सनली थोड़ा ना दिखाते होंगे। कुछ तो आते होंगे उनको बस बाहर ही चाय रोड पे दे दी गई और बोला जाता है निकल जाओ अब यहाँ से जल्दी। ठीक है। कुछ आते होंगे उनको बाहर के बेडरूम में बैठाया गया, डाइनिंग रूम में, वहाँ पे बस भेज दिया गया चाय पिला के या कोल्ड ड्रिंक पिला के। कुछ ऐसे होते हैं जिनको खाना भी खिलाते हो, रात भर रोकते हो, अपने साथ बिस्तर जो है शेयर करते हो, है ना। तो अलग अलग टाइप के रिश्तेदार होते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है। संरक्षण आगार एवं समुदाय आगार, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि कम्युनिटी जो रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं, इनको भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 के द्वारा संशोधित करके संरक्षण आगार और समुदाय आगार को जोड़ा गया था। मतलब 1972 के अधिनियम में 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया और उसमें इन चीज़ों को ऐड किया गया। तमिलनाडु जो है उसमें भारत का पहला संरक्षण आगार खोला गया। आपसे इस पे क्वेश्चन घुमा सकता है कि ये बताइए कि संरक्षण आगार के संदर्भ में नंबर 1 इसे वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत गठित किया गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही। नंबर 2 इसे तमिलनाडु में भारत का पहला संरक्षण आगार खोला गया। आप कहोगे बिल्कुल सही। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे घुमा सकता है कि 1972 में 2002 के संशोधन द्वारा इसे संरक्षण आगार में जोड़ा गया। अब जो बात आती है, मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता दिया है कि जो पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन होता है, मतलब जो एनवायरनमेंट सेंसिटिव जोन होता है, उसको किसके एक्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, तो उसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या घुमा दिया है, कई बार यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसे 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, तो आपको ये याद रखना है
कि भाई साहब नहीं, पर्यावरण संरक्षण के तहत, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, ये चर्चा में भी है, कस्तूरी रंगन समिति हो या गाडगिल समिति हो, ठीक है, आप हमेशा सुनते रहते होंगे। फिर बात आती है पवित्र उपवन के बारे में। भारत के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। पवित्र उपवन का क्या मतलब होता है? जैसे आप लोगों के यहाँ बरगद की पूजा होती होगी, है ना, जिसको सावित्री की पूजा बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो पत्नियां होती हैं, मतलब आपके अर्धांगिनियां जो होंगी, लड़कों के मैं कह रहा हूँ, लड़कियों के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो वो लोग आपकी लंबी उम्र रहे, है ना, तो इसके लिए वो व्रत रखती हैं और गर्मी के समय में सीजन में होता है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, तो इसको हमने मान लिया कि वट वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। जैसे पीपल का पेड़ है, नहीं काटना चाहिए, ठीक है, पवित्र माने जाते हैं, ठीक। संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से हुए, यानी कि जो भी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसके संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो यूनेस्को ने 1971 में मैब नाम का प्रोग्राम शुरू किया था, यानी कि मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की थी। इस समय वर्तमान में इसमें 11 हैं, ठीक है। वर्तमान का मतलब जहाँ तक मैंने डेटा देखा है 2021 के जनवरी तक, ठीक है। अगर कोई अमेंडमेंट हुआ हो 12 तो उसे हम करंट अफेयर्स में आपको कवर करा देंगे। और अगर फिर भी आप में से किसी को पता हो कि हाँ और ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ है तो आप उसे हमें ज़रूर बताएं, हम उसे पिन कर देंगे कि हाँ ये ऐड कर लें बच्चे, ठीक है। नहीं तो ये करंट की चीज़ें होती है, इसलिए मैं कहता हूँ ये बदलती रहती हैं। मान लो आज आप क्लास 3 महीने बाद देखेंगे, तब तक हो सकता है अपडेट हो जाए, ठीक है। तो जैव मंडल आगार क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जोन की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को के मैप प्रोग्राम, मतलब इसी के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। फिर खास बात है ये स्थलीय व समुद्री भाग पर फैले होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं वो केवल स्थलीय भागों में होते हैं, समुद्री भागों में उनका अभाव मिलता है। तो आप क्या हो सकता है ना कि बायोस्फीयर रिजर्व को कहीं बायोम से कंफ्यूज ना हो जाओ, कि जो बायोम होता है ना वो समुद्री भाग में उसको पाना कठिन होता है ना, तो ऐसा मत मतलब वो कंफ्यूज होना कि हम वहाँ पे बायोमास ये सारी चीज़ें। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर रहो कि जो बायोस्फीयर रिजर्व जोन है, ठीक है, या आगार जो है हमारा, वो स्थल और समुद्र दोनों में होता है, ठीक है। आपको जो कहेंगे सर वायु में नहीं होता है, वायु में क्यों होगा भाई, हवा में सब उड़ेंगे क्या, हद करते हो आप भी, ठीक है। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो वास्तव में कई संरचनाओं में या कई फेजेस में बटा होता है। जैसे एक तो होता है उसका सबसे माइन्यूट क्षेत्र जिसको क्रोड बोलते हैं, जहाँ पे जाना बहुत रेयर होता है, ठीक है। एक क्षेत्र होता है बफर जोन। बफर किसको बोलते हैं, जो क्रोड और संक्रमण दोनों के मध्य में होता है उसको बफर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पे दोनों की विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। संक्रमण का मतलब होता है जहाँ फेजेस चेंज हो रहे हो, है ना, चेंजेस आते हैं, उसको संक्रमण का क्षेत्र बोलते हैं। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। क्रोड क्षेत्र क्या है या कोल्ड जोन क्या है, ये सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में सरकारी अधिकारी कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी का प्रवेश वर्जित है, मतलब केवल सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ही जा सकते हैं, बाकी और कोई नहीं जा सकता। वर्जित का मतलब यही होता है, ठीक है। क्रोड क्षेत्र एक तरीके का राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, ठीक। अब बात आती है बफर क्षेत्र की। तो बफर क्षेत्र क्या हुआ, क्रोड क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित व अविध्वंसक हो। मतलब यहाँ पे वो कार्य किए जाते हैं जो सस्टेन हो, सस्टेन डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। खास बात क्या है कि बफर क्षेत्र का उपयोग हम अनुसंधान, शोध, परंपरागत उपयोग, पुनर्वास आदि के लिए कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं पे ये नहीं दिया अभी एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर मत लगा के आना, ठीक है। इस क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, पर्यटन, मनोरंजन, कृषि, भूमि, जंगल, मत्स्य पालन आदि किया जाता है। फिर बात आती है कि इस क्षेत्र में मानव का जो प्रवेश है वो क्रोड क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा व संक्रमण क्षेत्र की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। अब यहाँ पे आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे बता देना कि हाँ साहब एग्रीकल्चर, भूमि, जंगल, मत्स्य पालन आदि किया जाता है, लेकिन रेगुलेट करके, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं किसी को भी भेज देंगे हम, ठीक, क्योंकि ये नीचे बात आपको यहाँ पे दे दी है। संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है कि आसानी से आप एग्रीकल्चर वगैरह वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे दिया है कि संक्रमण मंडल अत्यधिक खुला हुआ एक विस्तृत क्षेत्र होता है। इसमें मनोरंजन के संसाधनों, फसल क्षेत्र तथा प्रबंधित जंगलों को शामिल किया जाता है।
मतलब जो भी रेगुलेटेड जंगल होते हैं आसपास के फॉरेस्ट एरिया, उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है। आपसे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्रोड क्षेत्र में खेती की जा सकती है, तो नहीं, ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती भारत में जैवमंडल आगार कार्यक्रम 1986 में शुरू हुआ था, वर्ल्ड में कितना 1975 में। विश्व के जिन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है, मतलब विश्व के जिन हॉट स्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है, वे क्षेत्र अत्यधिक हॉट स्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं, मतलब हॉटेस्ट हॉट स्पॉट कहलाते हैं, ठीक है। मोटे तौर पर इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे लोकल या कहें कि जो वहाँ की इंडेमिक स्पीसीज हैं, अगर उनकी मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है तो एक तो हॉट स्पॉट होता है कि विभिन्न प्रजातियाँ वहाँ पे आके रहती हों, ठीक है। हॉटेस्ट हॉट स्पॉट का मतलब हुआ इंडेमिक ज़्यादा हो, मतलब उसी क्षेत्र की रीजन की रहने वाली, उस कंट्री की, उस एक तरीके के आपके कॉन्टिनेंट की रहने वाली जो भी स्पीसीज हैं वो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में केंद्रित हों। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ हॉटेस्ट हॉट स्पॉट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप ये मान सकते हैं कि जो गुजरात का गिर वन है, ठीक है, वो जो क्षेत्र है वहाँ पे केवल और केवल इंडेमिक रूप से ही पाया जाता है, ठीक है, एशियाटिक लायन, तो वो वहाँ पाया जाता है, इसको हम हॉटेस्ट हॉट स्पॉट कह देते हैं, है ना, लेकिन उसको वैसे नहीं मानेंगे, मतलब, ठीक। तो मोटे तौर पर 8 विश्व में हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। कौन कौन से 8 हैं, तो एक तो है आपका मेडागास्कर, फिलीपींस, ठीक है, सुंडालैंड, ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र, कैरेबियन, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, तंजानिया यानी कि केन्या के तटीय वन और पूर्वी आर्क क्षेत्र। बाकी आपसे यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये नाम भी आपसे पूछ ले रेयर है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आप याद रखना, क्योंकि यूपीएससी है, 8 ही नाम हैं तो क्या दिक्कत है ना। मेडागास्कर, फिलीपींस, सुडालैंड और ब्राज़ील का अटलांटिक, कैरेबियन, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट, तंजानिया। आपको एक बार लोकेशन दिखा देते हैं। तो जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, प्यारे भारत में हम आपको पहले दिखा देते हैं, ये आपका सुंडालैंड का क्षेत्र है, ये इंडो बर्मा है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आर्क क्षेत्र है, पूर्वी आर्क क्षेत्र, ठीक है, ये आपका तंजानिया का क्षेत्र है, केन्या का, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। अब आपको दिखाते हैं कैरेबियन। कैरेबियन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये कैरेबियन सी के पास का जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका कैरेबियन क्षेत्र। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तब बात आती है यहाँ पे और किसकी, कैरेबियन हो गया, इंडो बर्मा हो गया, पश्चिमी घाट तो आपको पता ही है, ठीक है, ब्राज़ील का अटलांटिक वन क्षेत्र और फिलीपींस और मेडागास्कर, ठीक है। तो ये देखिए आप ब्राज़ील का यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, ये ब्राज़ील है आपका, ठीक है, ये अटलांटिक वन क्षेत्र इस तरफ का साइड का, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात आती है मेडागास्कर, तो मेडागास्कर आपका यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र समझ गए, तो ये मेडागास्कर हो गया। बाकी आपको तो सारी चीज़ें पता हैं, क्लियर। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। फिलीपींस अच्छा दिखाना था, फिलीपींस देखो ये फिलीपींस का क्षेत्र है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देख ली। बस ऐसे ही आपको ये नाम आप याद रखने हैं, अब आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। फिर बात आती है भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन से हैं, तो 4 हैं, ऑलरेडी मैंने आपको कई बार पढ़ाया। हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा क्षेत्र, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड, ठीक है। तो ये 4 मेनली रीजन हैं भारत के हॉट स्पॉट के क्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या डिफरेंस है, इस पे में भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इंडिपेंडेंट रूप से तो काफ़ी मुश्किल होता है कि नेशनल पार्क से आपसे क्वेश्चन पूछे, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ में तुलना कर देगा तो जरूर पूछ लेगा, ठीक है, और पूछा भी है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड जो पॉइंट वहाँ छूट गए थे वो यहाँ पे हमने आपको कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। अधिवास का मतलब होता है निवास, मतलब ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे झोपड़ी बना के रहने लगोगे, अरे सर पेड़ के पत्तों की तो झोपड़ी बनाई है, रह लेने दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मानव वहाँ पे नहीं जा सकता, उसकी परमिशन नहीं होती। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की भी मंजूरी नहीं होती। जानवर भी आप नहीं चरा सकते हो, और ये भी नहीं कह सकते बाबूजी पेड़ में शहद लगा यार तोड़ ले जाके, क्या ये भी ड्रामा नहीं होगा, है ना। उस शहद को चाहे मक्खियाँ रोज खाएं, चाहे वहीं पे फेंकें, लेकिन आप वहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है। इस विशेष शरण स्थलीय क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है, ठीक है, मतलब इक्वली इनको ट्रीट किया जाता है।
अब बात आती है वन्यजीव अभ्यारण्य की। इसमें क्या है कि जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति तो होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर, है ना। मतलब आप जानवरों को चरा सकते हो लेकिन अनुमति होती है कुछ अपवादों को छोड़कर, परंतु बसना प्रतिबंधित, बस नहीं सकते हो। पर्यटन की भी अनुमति होती है। ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक प्रजाति को, जैसे आप देखोगे है ना कांजीरंगा में क्या है बताइए, ईमानदारी से बताना कांजीरंगा में क्या है जिसको सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया गया कांजीरंगा के संदर्भ में, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक। तो बताइए क्या है वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसको मतलब ज़्यादा संरक्षण दिया गया, चलो बता देते हैं, आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा साहब, एक सींग वाले गेंडा को, ठीक है। तो वही बात है कि कुछ चीज़ें कहीं की फेमस है तो उनको उसी हिसाब से याद रखना चाहिए। वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा कौन करता है, राज्य सरकार केवल आदेश निर्देश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में जो परिवर्तन है उसके लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर उसका क्षेत्र बढ़ाना है कम करना है तो उसके लिए राज्य जो विधानसभा है वो देखती है, यानी कि केंद्र का और संसद का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में तो परिवर्तित किया जा सकता है, पर राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब वही बात है कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे मेजर चीज है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान को आप नेशनल पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं बना सकते, लेकिन कई सारे छोटे छोटे जो अभ्यारण्य हैं उनको आप एक राष्ट्रीय उद्यान में जरूर बदल सकते हो, ठीक है। तो इतनी बातें समझ गए। चलिए फिर बात आती है जैव मंडल आगार यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अच्छा पहले तो ये बता दो ये एक्स सीटू है कि इन सीटू है, मतलब बाह्य स्थान है कि स्वस्थान है, स्वस्थान है। एक बार यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और ऑप्शन में जैवमंडल आगार ही दिया था। इसके बाहरी क्षेत्र में मानव को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है। मतलब जो बाहरी क्षेत्र होता है जिसको मैं संरक्षण क्षेत्र बोल रहा हूँ, ठीक है, 3 बताए थे ना, क्रोड था, बफर था और आपका ये क्षेत्र संरक्षण, तो वहाँ पे कार्य करने की अनुमति होती है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अभी मैंने आपको बताया था हॉट स्पॉट और फिर मैंने आपको बताया था हॉटेस्ट हॉट स्पॉट। अब एक और शब्द आता है होप स्पॉट, ठीक है। तो होप स्पॉट क्या है, होप स्पॉट वास्तव में सागर का वह क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पति जीवों हेतु पानी के नीचे इनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात होप स्पॉट किससे संबंध है, पानी से, समुद्र से, जल से, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। 2009 में मिशन ब्लू की शुरुआत हुई थी। सर्बिया अर्ल एक एनजीओ है, संगठन है और IUCN के द्वारा, ठीक है। वर्तमान में कुल 76 होप स्पॉट हैं। कितने हैं, 76। भारत के कितने होप स्पॉट हैं, 2, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अब यहाँ पे ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या है अंडमान और निकोबार है, ठीक है, होप स्पॉट। और हॉट स्पॉट कितने हैं, 4 हैं हमारे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे कि हॉट होप स्पॉट कौन कौन सा, चारों आपको ये ऑप्शन दे दे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और पहली बार जब देगा तो आपको सुंडरलैंड नहीं देगा, है ना, नहीं तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर सुंडरलैंड भी तो एक तरीके का आइलैंड ग्रुप होता है, ऐसा नहीं देता यूपीएससी। मतलब इतने उटपटांग भी ऑप्शन नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पे जानते हो क्या होता है, मान लो अगर ऑप्शन इसने दे भी दिया आपको 4 में, ठीक, तो आप फिर इसी को लगा के आएंगे और अगर यूपीएससी ने इसे गलत कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर उसने ऐसा मान लो क्वेश्चन नहीं पूछा है, अगर मान लो उसने यही कहा है कि इनमें से कोई नहीं, नीचे ऑप्शन दिया, तो फिर आप उसको लगाओगे, नहीं तो आप सुंडरलैंड को लगाओगे। अगर यूपीएससी सुंडरलैंड को ही सही मान ले और आपने इनमें से लगा के आए हो तो भी यूपीएससी के ऊपर आप क्लेम कर सकते हो, ऐसा होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, प्राण विवाह की स्वतंत्रता को लेकर हादियाबाद में दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 21 दोनों को माना था, उसी को बेस में, लेकिन यूपीएससी ने दोनों आर्टिकल दे दिए। तो कुछ बच्चों ने 19 लगाया, कुछ ने 21 लगाया, तो यूपीएससी को फिर दोनों ऑप्शन मानने पड़े थे, समझ गए। तो ये चीज़ें समझना कि इतना भी ज़्यादा आपको ट्रिकी, पीसीएस की बात अलग है, उसमें तो क्वेश्चन फिर हटा ही देते हैं वो कि हाँ चलो इसको हम नहीं जोड़ेंगे, है ना, उनकी बात अलग है, वो बड़े लोग हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हैं वो 2 होप स्पॉट हैं। एक बार दिखा देते हैं, बच्चे कहेंगे सर रोज़ तो दिखाते रहते हो अंडमान अंडमान, कभी ले भी चलो। ये अंडमान है आपका, ठीक है, आपका वाह सर मेरा है, और ये आपका क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये दोनों बातें बस आपको याद रखनी है यहाँ पे। फिर बात आती है मिशन ब्लू। मिशन ब्लू में जन समर्थन के माध्यम से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद नहीं रखना है, करंट पे आते हैं क्वेश्चन, करंट वाले याद रखने हैं, ठीक है।
अब बात आती है विश्व धरोहर स्थल, मतलब जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है उसमें से कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं या कहें हमारे जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, तो 1978 में इसकी पहली सूची जारी की गई थी। ठीक है, इस समय इसमें कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, भारत के विभिन्न यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, सुंदरवन, ठीक है, नंदा देवी फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट, महान हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, और भी जो इसमें ऐड करने वो आप ऐड कर लेना, क्योंकि एक करंट का पोर्शन होता है, इसलिए जितना हम ट्रेडिशनल इसमें मिला इंपॉर्टेंट उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। करंट में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको करंट की क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई। अर्थात अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि जो नेशनल जू अथॉरिटी है उसका गठन किसके तहत किया गया, क्या 2002 के एक्ट के तहत या 1986 के तहत, तो बिल्कुल भी नहीं साहब, इसका भी गठन 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही किया गया। ठीक है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में करंट में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ाता हूँ, T×X2 क्या है, टाइगर की संख्या को डबल करना। किसने अभी तक किया है, नेपाल ने। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है। मैंने आपको एक और बताया था एम स्ट्रिप्स क्या है, टाइगर से रिलेटेड है। मैंने आपको एक और बताया था माइक क्या है, ये एक तरीके से हाथियों के बचाव से रिलेटेड है। तो इतनी बातें ये करंट का है। 13 जो टाइगर रेंज कंट्री हैं उसमें पाकिस्तान नहीं शामिल है, ऑलरेडी मैं करंट में आपको पढ़ाता रहता हूँ, तो करंट की बात है। जीन पूल सेंटर क्या होता है, एक ही जाति में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन कोष कहते हैं, और जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग है। ठीक है, मतलब जीन पूल सेंटर क्या है, एक जाति में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन कोष कहते हैं। मतलब एक कोई जाति है, ठीक है, मान लो एक कोई जाति का मतलब सरीसृप की कोई जाति है, ठीक है, उनमें जितनी आनुवंशिक विविधता हुई, अलग अलग टाइप के सांप, कुछ गोरे हुए, कुछ काले हुए, कुछ ज़्यादा काटने वाले हुए, कुछ धीमे से कट्टू करने वाले हुए, कुछ जल्दी से जहर डालने वाले होते हैं ना। वैसे आप लोगों को शायद नहीं पता है कि हमारे देश में जितने भी सांप हैं उनमें सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जरा सा भी किसी सांप ने कट्टू किया, उनको लगा अरे जहर फैल रहा, चलो बाबा के पास ले चलते हैं, और उन बाबा को तो पता है ना कि वो सांप सब में जहर नहीं होता है, तो वो झाड़ फूंक दिए, तो आप लोगों को लगता है अरे वाह बाबा का चमत्कार है, बताओ जहरीले सांप से बचा लिया। आधे देश में इतने ऐसे सांप हैं जो कट्टू करते हैं लेकिन उनमें जहर नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप लोग ये मत सोचो अरे कट्टू कर लिया तो चलो बाबा के पास चलते हैं, है ना। जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग है। मतलब जितनी भी विविधता हुई आनुवंशिक के अंतर्गत जेनेटिक रूप से, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में पढ़ाया था, ठीक है, जब अल्फा आपको पढ़ा रहा था जैव विविधता टाइप में, तो जितनी भी आनुवंशिक विविधता हुई और वो भी एक निश्चित टाइम पीरियड में हुई, तो उसकी जो टोटल संख्या है उसको हम ऐड कर देंगे, वो कहलाएगा जीन पूल। ठीक है, तो बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीन पूल क्या होता है तो आप बता देना। फिर बात आती क्रायो प्रिजर्वेशन को लेकर, ये अच्छा क्वेश्चन है और यूपीएससी ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको देख लीजिए। क्रायो प्रिजर्वेशन कोशिका, ऊतक, अंग एवं आनुवंशिक पदार्थों की जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए भंडारण की एक प्रक्रिया है। जैसे आप में से कई सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके यहाँ एक सेंटर होगा जानवरों को प्रेग्नेंट करने वाला। ठीक है, मतलब उसको बोलते हैं क्या, जिला पंचायत, या आप लोगों ने सुना होगा, अब देखो मैं उसका अलग अलग नाम होते हैं, पशु केंद्र। ठीक है, पशु केंद्र आप समझ जाओ, पशु केंद्र होते हैं। ठीक है, जहाँ पे किसान अपने जानवर को लेकर जाता है और वहाँ का जो डॉक्टर होता है, तो उस वो डॉक्टर क्या करता है, बिना किसी मेल, ठीक है, जानवर के उस फीमेल को प्रेग्नेंट करता है। तो वो कैसे प्रेग्नेंट करता है, होता क्या है कि जो मेल सांड जिसको बोलते हैं होता है, तो उसके स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है जिस फ्रीजर में, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो उसमें वो उस स्पर्म को स्टोर करके रखता है, क्योंकि रोज रोज सांड को तो पकड़ के लाएगा नहीं ना भाई, पता नहीं कब किसको किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए। जैसे छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे हार्ट का ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो ये तो कहा जाता है कि तुरंत वो करो, लेकिन तुरंत का मतलब क्या होता है कि आधा एक घंटे का टाइम भी चाहिए होता है ना, तो आधे एक घंटे के टाइम के लिए उसको जिस फ्रीजर में रखना चाहिए वो क्रायो प्रिजर्वेशन हुआ।
कोई बॉडी का पार्ट हुआ, कोई ऊतक हुआ, मान लो आंख किसी ने डोनेट की, ठीक है, तो उस आंख को कुछ समय के लिए रखा गया, जब तक दूसरे की आंख में फिट नहीं किया जाता तब तक, ठीक है, तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन ही होता है। जैसे आजकल आप लोग आईवीएफ के बारे में बहुत सुनते होंगे, ठीक है ना। आईवीएफ में क्या होता है कि जो मैन होते हैं, ठीक है, या कुछ लोग जो सैरोगेट मदर होती हैं, ठीक है, या जो सैरोगेट फादर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यही चीज़ें तो करते हैं कि अपने स्पर्म को डोनेट करते हैं किसी दूसरे को। तो उनके जो स्पर्म हैं उनको स्टोर करके कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दिया गया तो जो उसमें जीव होते हैं उनको जीवन जीने के लिए जो ऑक्सीजन वगैरह चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो खत्म हो जाएंगे ना। तो इसीलिए उसको क्रायो प्रिजर्वेशन के अंतर्गत स्टोर करके रखा जाता है। आपसे बस यहाँ पे जो क्वेश्चन घुमाता है वो यही घुमाता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक काम कैसे करती है। तो वास्तव में इसमें होता क्या है कि पदार्थों को द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न ताप पर रखा रहता है, मतलब जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उससे भी काफ़ी निम्न लो टेम्परेचर पर, लगभग माना जाता है 273 माइनस डिग्री सेल्सियस। माइनस कह रहा हूँ, प्लस नहीं, प्लस हो जाएगा तो हीट हो जाएगा, माइनस का मतलब गर्म, जैसे होता है ना -0 डिग्री हम पढ़ते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही माइनस होता है। ऊपर नीचे हो सकता है, आप चेक कर लेना। NTCA क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया करंट अफेयर्स में, और ये करंट का ही टॉपिक होता है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत काम करता है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टैच्यूटरी है, क्योंकि एक्ट के तहत बना है, ठीक है। अगर आर्टिकल में मेंशन होता तो हम कहते कॉन्स्टिट्यूशनल है, बस इससे ज़्यादा आप मत याद रखिए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, माइक प्रोग्राम मैंने बता दिया था, सेव प्रोग्राम गिद्धों के संरक्षण से। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, डिक्लोफेनिक जो दवा होती है, जब जैव संवर्धन और जैव आवर्धन पढ़ा रहा था, तो वो किस तरीके से गिद्धों के लिए हानिकारक है। अब देखो ये क्वेश्चन आते नहीं है ना, वही है कि अब था तो पढ़ा दे रहा है आपको, लेकिन आता नहीं है। भारत में जैव विविधता से संबंधित क्या कानून है, 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था, इसी के अंतर्गत हमने जैव विविधता बोर्ड का गठन भी किया था। और वास्तव में आया क्यों था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और सम्मेलन हुए थे 1992 में रियो अर्थ समिट में। इसको जल्दी से पढ़ा देंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई बार इसको पढ़ाया है, ठीक है, और करंट में ऑलरेडी आपको कई बार डिफाइन करके पढ़ाते रहते हैं, बट फिर भी बेसिक से पढ़ा दे रहे हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 आया था, उसमें CBD भी आया था, UNFCCC भी आया था। तो CBD जो है कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, तो वो क्या करती है, वर्ल्ड के 196 इसमें देश शामिल हैं, 168 ने इस पे हस्ताक्षर किया है कि ठीक है भाई हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। इसके अंतर्गत 3 इनके चीज़ें आती हैं, कार्टेजना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, आईची। नगोया से संबंध है आईची का, कार्टेजना अपना अलग है। ये क्या काम करते हैं, ऑलरेडी मैंने करंट में पढ़ाया, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कार्टेजना जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या करता है कि जो भी जैव टेक्नोलॉजी होती है उसके 2 पहलुओं को मान्यता देता है। क्या मान्यता देता है, पहला ये कहता है कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी है उसकी पहुँच और उसका हस्तांतरण सबके पास हो, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि जो भी तकनीक प्रयोग में लाई जाए उसकी सुरक्षा को अधिक बढ़ावा मिले और पर्याप्त प्रणाली का उपयोग किया जाए ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छे से कंजर्व रह सके, ठीक है। तो कार्टेजना ये बातें कहता है। प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्तांतरण, अंतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, प्रहस्तांतरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एवं उपयोग सुनिश्चित करना जिसका मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मोटे तौर पर यह कहना चाह रहा है कि किसी भी बायोडाइवर्सिटी को हमें इस तरह से कंजर्व करना है, इस तरीके से जीवों का ध्यान रखना है कि अगर वो जीव समाप्त हो गए तो उसका मानव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका पूरी की पूरी अर्थ पे क्या पड़ेगा, उसका पूरा का पूरा मानव स्वास्थ्य पे क्या पड़ेगा। जैसे छोटी सी बात है, चमगादड़ से कहा जाता है कोरोना वायरस मतलब आया, ठीक है, तो कोरोना वायरस चमगादड़ पे आया, तो चमगादड़ का अगर हस्तांतरण किया जा रहा है, या आपने देखा होगा कई बार टीवी में या न्यूज़ में कि एयरपोर्ट में एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके बैग में सूटकेस में 5 छोटे छोटे पता नहीं किस जगह के प्रजाति के पक्षी पकड़े गए, या कछुए पकड़े गए, छोटे छोटे सांप पकड़े गए, है ना। वो क्या है, यही चीज़ें तो हैं। मान लो अगर वो सांप इंडिया में आ जाए तो बाकी सांप को तो मार देगा। जैसे आपने देखा होगा ना कुत्तों के संदर्भ में,
कुत्ते क्या होते हैं, हर एक कुत्ता अपनी गली का शेर होता है, लेकिन अगर जहां उसने बॉर्डर क्रॉस किया, दूसरी गली में गया, तुरंत दूसरा वाला कुत्ता उस पर हावी हो जाता है, ठीक है। और कई बार तो इतना होता है कि इसको घायल कर देगा। तो वही बात है कि बचती नहीं है फिर कोई स्पीशीज, ठीक है। अगला इसी में था नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल क्या था, 2010 में जापान के नगोया में अपनाया गया। कार्टेजना प्रोटोकॉल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, मतलब उसी का अगला चरण था। और इसमें जो खास बात हुई वो ये कि आनुवांशिक संसाधनों हेतु नगोया प्रोटोकॉल लाया गया और जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए हम एक आईची गोल को अपनाएंगे। मतलब इसमें 20 लक्ष्य हैं, आईची का मतलब 20 इसीलिए इनको कहा जाता है, ठीक है। वो याद नहीं रखने, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जरूर सारे याद रखना, आईची गोल पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों के प्रदाता एवं उपभोक्ता दोनों के लिए क्या करता है, वैधानिक निश्चितता और पारदर्शिता का सृजन करता है। ये क्या करता है, आनुवांशिक संसाधनों की प्राप्ति के उपायों एवं लाभ साझेदारी से संबंधित परंपरागत ज्ञान को महत्व देता है। अर्थात जैसे आपने कई हॉलीवुड की या कई पुरानी मूवी देखी होंगी, तो कई जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, ठीक है। किसी जंगल में जाके वहाँ पे किसी भी पुराने आदिवासी समुदाय के किसी भी व्यक्ति से जड़ी बूटी का पता करते हैं, ठीक है। अब जड़ी बूटी उन्होंने पता कर ली, उसको उन्होंने क्या किया, किसी बड़ी ड्रग मैन्युफैक्चर कंपनी को बेच दिया कि भाई इस जड़ी बूटी से ये इलाज हो सकता है, मलेरिया का इलाज इससे हो सकता है, ठीक है, हृदय रोग संबंधित इससे इलाज हो सकता है, ये इससे हो सकता है। तो क्या हुआ कि मान लो वो जड़ी बूटी उसी क्षेत्र में केवल पाई जाती है, तो वो बड़ी जो ड्रग कंपनी है वो क्या करेगी, इस जंगल को खरीद लेगी पूरा सरकार से। तो इसमें ये कहा जाता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर वहाँ की जड़ी बूटियाँ लेनी है, आपको अगर वहाँ के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है, तो आपको वहाँ की कम्युनिटी को भी प्रॉफिट का इक्वली देना पड़ेगा। मान लो आपने कोई दवा बनाई, उस दवा की कीमत 100 रुपये है, तो 50 रुपये आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 25 रुपये आप उस कम्युनिटी पर खर्च करेंगे और 25 आप अपने पे। जैसे एग्जांपल में जमशेदपुर के बारे में, ठीक है, टाटा ने वहाँ पे किया, अपना सारा प्लांट लगाया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जमशेदपुर भी बसा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को लाभ भी तो मिले, अगर लॉस हो रहा है उनका, तो उनके अगर ज़मीनें जा रही हैं तो, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे बात की जाती है। इतनी बातें हो गई, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। आईची लक्ष्य 20 लक्ष्य हैं इसमें, ठीक है। मतलब ये है कि जो आईची होता है ना वर्ड, ये जापानी शब्द है, आईची का मतलब ये होता है 20, ठीक है। बाकी आपको नहीं यहाँ रखना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, भारतीय जीव कल्याण बोर्ड क्या है, एक सलाहकारी सांविधिक निकाय है, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत गठित है। यहाँ पे देखो अब क्वेश्चन अलग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी तक आप क्या पढ़ते आ रहे थे, 1972 के अंतर्गत गठित हो रहा, लेकिन ये किसके अंतर्गत हो रहा है, 1960 के अंतर्गत गठित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 1972 के तहत गठित हुआ था, ठीक है। अब बात आती है विश्व जैव मंडल, ठीक है। आगार में भारत के 11 प्रमुख जैव मंडल आगार हैं, मतलब जो मैप प्रोग्राम था उसके अंतर्गत भारत के 11 शामिल हैं। वहाँ पे मैंने अभी तक आपको 7 दिखाए थे, बाकी आप यहाँ पे देख लो कौन कौन है। यहाँ पे नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी है, सुंदरवन है, नंदा देवी है, नोकरेक है, पंचमणि है, सिमलीपाल है, अचनकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यामाला जैव मंडल और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ये भी 2018 में ऐड हुआ है, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए इनको मैप में आपको हम दिखा देते हैं एक बार, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। तो जो मैप के अंदर है, मतलब मैप जो यूनेस्को का प्रोग्राम है ना, उसमें कौन कौन है मैंने अभी आपको बताया, नंदा देवी है, कंचनजंगा है, ठीक है, नोकरेक है, सुंदरवन है, सिमलीपाल है, अचनकमार है, ठीक है, पंचमणि है आपका, और आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका ग्रेट निकोबार है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, नीलगिरी, अगस्त्यामाला, ठीक है। अगस्त्यामाला पे यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इतनी बातें हैं, बाकी ऑलरेडी आपको मैंने सारी चीज़ें दिखा दी और आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर बात आती है वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन से कैसे डिवाइड किया गया, तो आप वर्ल्ड लेवल पे देखो देख सकते हो, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताए थे कि अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन होता है ना
थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। काकेकस जैसे आपको यहाँ पे मिल जाता है, माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया ये मिल जाते हैं, हिमालयन रीजन आपको मिल जाता है, इंडो बर्मा क्षेत्र आप देख रहे हो, सुंडालैंड जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, अंडमान के साथ साथ ये पूरे द्वीप आसपास आते हैं, ठीक, ये सुंडालैंड हो गया। माडागास्कर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ईस्टर्न अफ्रीका कोस्टल का, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये केन्या और तंजानिया का रीजन आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीजन इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हॉट स्पॉट यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो पार्क हैं, यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं, कहीं पे 35 देखो दिया होता है वर्ल्ड लेवल पे, कहीं 36 है, कहीं पे 34 है, सब जगह अलग अलग है। मैंने मतलब कई जगह सर्च किया, लेकिन आपको संख्या नहीं आ रखती। बच्चे इसी में लड़ने लगते हैं मुझसे, सर 34 था, 35 था। अरे भाई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्यों? देखो ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता, यूपीएससी नहीं पूछता है, स्टेट पीसीएस हो या वनडे के एग्जाम हो, उनके लिए क्वेश्चन है कि बताओ इस समय रामसर स्थल 42 हैं, 44 हैं, 45 हैं कि 46 हैं। अब जिसने 42 तक पढ़ा उसको 42 लगेगा, जिसने 3 दिन पहले की करंट पढ़ी उसको 46 पता चल जाएंगे, और जो 2 दिन बाद और आएगा तो हो सकता है 50 हो जाए, है ना। और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा उसको तो वही वाले याद होंगे कि यार अभी तो 26 ही हैं, है ना। तो वही बात होती है। तो ये सब होता है, इसलिए उस हिसाब से हमें पढ़ना चाहिए। अब कुछ जैवमंडल आगार हैं 18 जो भारत के, देख लेते हैं। मैंने उनके सबके नाम बता दिए हैं, देखो यहाँ याद कर सकते हो तो कर लो, वरना करंट में मैं ऑलरेडी आपको कवर करा देता हूँ। लिस्ट मैंने आपको ये इसलिए प्रोवाइड करा दी ताकि लिख लोगे तो करंट से थोड़ा बच के भी रहोगे, ठीक है। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। नंदा देवी उत्तराखंड में। नोक्रेक मेघालय में। मानस आसाम में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे, तो आप बता देना, ठीक है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान में। सिमलीपाल उड़ीसा में। डिब्रू सखोया असम में। दिहांग दिबांग अरुणाचल में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, मद्रास कह रहा हूँ। कंचनजंगा सिक्किम में। अगस्त्यामाला तमिलनाडु। अचनकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे छत्तीसगढ़ होगा, अचनकमार अमरकंटक, ठीक है। कच्छ गुजरात में। शीत मरुस्थल हिमाचल में। पिन घाटी शेषाचलम आंध्र प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको आप सही कर लेना, अचनकमार अमरकंटक, या हो सकता है अमरकंटक जुड़ा है इसलिए इसको मध्य प्रदेश शो कर रहा है, नहीं तो ये बॉर्डर पे है छत्तीसगढ़ के और आपके मध्य प्रदेश के, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे देखो मैप में मैं दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखो बॉर्डर पे है आपका, थोड़ा मैं और दिखा दूँ, ठीक है। तो ये दोनों के बॉर्डर पे है, तो एमपी ही मान लेना। वैसे आपको ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं, क्योंकि अचनकमार जो नेशनल पार्क है उसको छत्तीसगढ़ में ही गिना जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। चलिए कोई बात नहीं, होता है ना। ये आपका हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे अगला क्या आता है, टाइगर रिजर्व कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे दांडेली अंशी कर्नाटक का। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक का। संजय धुबरी मध्य प्रदेश। पेंच जो है महाराष्ट्र का, ठीक है। कलक्कड़ मुंडन थुरई तमिलनाडु। ओरांग यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कई बार। मुकुंदरा हिल्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान में। पलामू ऑलरेडी बच्चों को पता है झारखंड में। सतकोसिया उड़ीसा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बकुसा या बुक्सा पश्चिम बंगाल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उदांती सीतांदी ऑलरेडी मैंने करंट में पढ़ा दिया आपको, छत्तीसगढ़ में। अचानकमार छत्तीसगढ़ है ना, देखो छत्तीसगढ़ पे आया ना। कमलांग अरुणाचल प्रदेश में। दम्फा मिजोरम में, यूपीएससी ने दम्फा पे क्वेश्चन पूछा था 2014 में, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। बाकी ये नेशनल पार्क हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग उसमें, तो आप ये सारे देख लेना, ठीक है, आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। ये बुकलेट काफ़ी अच्छी है, आप लोग चाहें तो मार्केट से परचेज कर सकते हैं। एजू बुक की आती है, 100 रुपये की आती है, लेकिन वही है कि अभी तक बहुत कम बुक आई हैं और सारे मैप मतलब काफ़ी कम मिल पाते हैं, वही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी हमने आपको टेलीग्राम पे अपनी PDF शेयर कर दी है, और ये सब कराते रहते हैं। सब आपको याद भी नहीं होने चाहिए। एक बात बता दें, आपको 105 नेशनल पर कहाँ से याद रखोगे भाई, थक जाओगे, ठीक है ना। तो बस उतना याद रखो जो करंट का होता है, और जितना मैं करा देता हूँ उतना ही इनफ है, सब नहीं याद करना है, ठीक है। अब बात आती है कुछ यहाँ पे और। वाल्मीकि बिहार में। पेरियार केरल में। पेराम्बिकुलम केरल। कवाल तेलंगाना में। अमराबाद तेलंगाना, आपने देखा होगा, सब मैंने करंट में आपको पढ़ाया है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। पिन घाटी हिमाचल, ये इंपॉर्टेंट है। बनेरघट्टा कर्नाटक। अन्नामुदी 16 मुकुरुथी तमिलनाडु। पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु। मुदुमलाई तमिलनाडु, ठीक है।
कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है कांगेर घाटी। सिरोही मणिपुर इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बस आपको ऐसे याद रखना है। ईतांकी नागालैंड, ये चर्चा में रहा है 2017 में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार में, ठीक है। कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य है, देख लेते हैं। चंद्रताल, पोंगडेम झील, रेणुका हिमाचल में, बताना इनमें से कौन से रामसर में है, ठीक है। वेदाथंगलम तमिलनाडु, सेसा आर्किड अरुणाचल, दीपोल बिल कार्बी आंगलॉन्ग लखोवा असम में, दाम्पा थोरांग मिजोरम में, ठीक है। दाम्पा पे तो क्वेश्चन आ चुका है, दीपोल बिल पे है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किताम पांगोलेखा सिक्किम में, गुमटी सिपाहीजला त्रिपुरा में, यूपीएससी गुमटी पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। फाकिम नागालैंड पे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, 2017 में चर्चा में रहा था, ठीक है। नोंगखेलम मेघालय, नंदनकनन उड़ीसा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइगर को ट्रांसफर किया गया है यहाँ पे। रातापानी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये इस तरीके से इतने आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से हमने एनवायरनमेंट अपनी कवर कर ली, खुशी मनाइए इतने कम समय में और अच्छे तरीके से कवर किया। बाकी अब आपको देखो टेंशन नहीं लेनी है, जितनी इन्वायरमेंट है ये इतनी एनफ है, ठीक है। करंट में बाकी इन्वायरमेंट आती है। आप में से जिन बच्चों को बैक ईयर की समझ सही होगी वो समझ सकते हैं कि हाँ वाकई में जो करंट अफेयर्स होता है और ख़ासतौर पर श्री आईएएस आपके साथ जो करंट करती है वो करंट ऑलरेडी इन्वायरमेंट के ट्रेडिशनल को भी कवर करती है और जो करंट में चर्चा में होता है उसको भी पढ़ा देती है, ठीक है। तो अब आप इतना जितना पढ़ लिए, इनके नोट्स की आपने बना लिया पीडीएफ, उस की नोट्स को बार बार आप देखें, उसको रिवाइज करें। जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए उसका वीडियो देखें, वीडियो को फिर से उतना ही सुने, पूरा मत सुने, जितनी ज़रूरत है उतना ही सुने, क्योंकि टाइम को आपको टेक करना है, ठीक है। समय एग्जाम का आपके पास कम है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई नोटबुक नहीं पढ़ना, वही बात है ना। बाकी आपकी मर्जी, पढ़ना हो तो पढ़ो भाई। जितना नेशनल पार्क बदल तो सकते नहीं ना, परिभाषा बदल सकती नहीं, और बुक कभी भी आपको इतने एक्सप्लेन करके बताती नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में लिख देंगे जैविक और अजैविक घटक, समझते रहो, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतनी बातें आप समझ गए। तो इस तरीके से हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 पार्ट 1 से पार्ट 12 तक में कंप्लीट कर दी, मुश्किल के 20 घंटे 18 घंटे के समथिंग में, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपनी कोई एक नई सीरीज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।